हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया था कि उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आप ऐसे सिंगुलर और ऐसे स्टेप्स याद रख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का क्या मतलब है और प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं बेसिकली, राइट। तो इसमें हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं विच वाज गिवन बाय प्रोफेसर हॉरिस एक्रिस्ट। यहाँ पे वर्ड प्रोफेसर भी आएगा अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉरिस एक्रिस्ट। Statistics may be defined as the aggregates of facts affected to marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed according to reasonable standards of accuracy, enumerated or estimated, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other। देखिए, ये अलग अलग फ्रेजेस है, हमको ये सारे फ्रेजेस को वन बाय वन डिस्कस करना है और ये सारे फ्रेजेस ही स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है इन प्लूरल सेंस की। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली होती क्या है, तो वो ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट फ्रेज इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है? एग्रीगेट है मतलब कि सिर्फ वन सिंगल फैक्ट नहीं होगा इंक्लूड, मेनी फैक्ट्स, मल्टीपल फैक्ट्स जब होते हैं उस चीज़ को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मीन्स एनी वन फिगर, एनी सिंगल और आइसोलेटेड फिगर कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैट्स बिकॉज वन फिगर कैन नॉट बी कंपेयर्ड एंड स्टडीड। मैंने आपको कल बताया था कि रिलेट करिए, आपने 6, 7, 8, 9, 10 में क्या स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा है उससे, राइट। तो स्टैट्स में हम हमेशा बड़े सारा डेटा पढ़ते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन में एक टेबल गिवन हुआ करता था, राइट। तो एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं गिवन, ठीक है। तो क्योंकि एक फैक्ट से ना हम कोई रेलेवेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ना उसको कोई हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जब जैसे जब हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होगा उसी को हम स्टैट्स बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ कि एज ऑफ ए की एज 30 ईयर्स है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन अगर हमें ए के साथ बी, सी, डी और ई की भी एजेस गिवन हो, तब हम बोल सकते हैं कि वो स्टैटिस्टिक्स है। एक और एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो ये स्टैट्स नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑफ एनी स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हम एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है एक स्कूल की, दूसरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, थर्ड क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, फोर्थ क्लास में 45 स्टूडेंट्स है, फिफ्थ क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, ऐसे करके जब मैं बोलूँ तो ये मेरे पास एक एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स आ गया। इट कन्वे स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। आई होप फर्स्ट फीचर आपको क्लियर होगा कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का मीनिंग क्या होता है। सेकेंड फीचर इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मतलब नंबर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि ए इज़ टॉलर दैन बी, अगर मैं बोलूँ ए इज़ टॉलर दैन बी, तो ये स्टैट्स नहीं है। ओके, ए इज़ टॉलर दैन बी इज़ नॉट स्टैट्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ए की हाइट 150 सेंटीमीटर है और बी की हाइट 122 सेंटीमीटर है, तो ये स्टैट्स होगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि हम जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ते स्टैट्स में। बिग, स्मॉल, टॉल, पुअर, ब्यूटीफुल, प्रिटी, ये सब हम नहीं पढ़ते। हमें नंबर्स में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि दो स्टेट्स ऐसे, स्टेट ए और स्टेट बी, ठीक है, दो स्टेट्स है, स्टेट ए और स्टेट बी। स्टेट बी में राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, स्टेट ए में राइस की प्रोडक्शन कम हुई, तो ये स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन जब हमें पूरा गिवन होता है कि इस स्टेट में इतनी प्रोडक्शन हुई, इस स्टेट में इतनी प्रोडक्शन हुई, जिससे हमें पता चल जाए कि ए में कम प्रोडक्शन हुई राइस की और बी में ज़्यादा प्रोडक्शन हुई। ऑब्वियसली एनालाइज करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, हमने कल डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में। तो तब हम बोल सकते हैं कि वो स्टैट्स का एग्जाम्पल है,
तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली स्टैट्स होता क्या है. थर्ड इज अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. मीन्स स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय सम कॉज. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स अफेक्टेड होता है और सिर्फ वन फैक्टर से नहीं अफेक्टेड होता. इट इज अफेक्ट स्टैट्स आर अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, स्टैट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस की प्रोडक्शन जो है बड़े सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है. से रेनफॉल से अफेक्ट होती है, कितनी रेनफॉल हुई. ठीक है, तो स्टैट्स ऑफ प्रोडक्शन रेनफॉल से, या फर्टिलाइजर्स हमने कितने यूज़ हुए उस पर भी डिपेंड करेगी, या क्वालिटी क्या थी सीड्स की. ठीक है, सीड्स की क्या क्वालिटी थी, क्वालिटी ऑफ सीड्स. देन टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ करी. तो बड़े सारे फैक्टर्स है, देर आर मेनी फैक्टर्स. सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि राइस की प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है. देर आर मेनी फैक्टर्स विच डिटर्मिन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. ठीक है, तो एक फैक्टर से नहीं, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स एंड इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनी वन फैक्टर सेपरेटली बाय इग्नोरिंग अदर फैक्टर. मतलब कि अगर मैंने से इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा दी थी. ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा दी थी, फर्टिलाइज़र्स भी अच्छी और डाले थे, और राइस की से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, राइस की मेरी अच्छी प्रोडक्शन आई इस बार पिछली बार से. तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि राइस से मेरी 40% अच्छी प्रोडक्शन में मतलब राइस की अच्छी प्रोडक्शन में मेरे को जो है बेटर इरिगेशन ने 40% हेल्प किया, या बेटर फर्टिलाइज़र्स जो मैंने यूज़ करे उसने मेरे को से 30% ज़्यादा इंक्रीज़ करने में, क्रॉप ईल्ड को 30% ज़्यादा इंक्रीज़ करा फर्टिलाइज़र्स ने. ऐसा कुछ नहीं है. एक फैक्टर का कितना इन्फ्लुएंस हुआ वो हम सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिर्फ एक फैक्टर से ही अफेक्टेड होता स्टैट्स, तो उस फैक्टर को सारी सिग्निफिकेंस हट जाएगी. ठीक है, तो स्टैट्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. अब एक और एग्जांपल देखिए, राइज इन प्राइजेस. सेम इकोनॉमी में एक कमोडिटी के प्राइस जो है, प्राइस इंक्रीज हो गया. ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने का क्या क्या रीज़न हो सकता है सप्लाई कम हो गई हो, सप्लाई कम हो गई हो उस कमोडिटी की प्रोड्यूसर्स की साइड से, इसलिए प्राइस बढ़ गया हो. या फिर डिमांड बढ़ गई हो. आपको पता है डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो डिमांड जो है अगर बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ जाता है. ठीक है, डिमांड बढ़ गई हो, या शॉर्टेज ऑफ पावर. ठीक है, फैक्ट्री में पावर शॉर्टेज हो, या या फिर जो है टैक्सेस बढ़ गए हो, या वेजेस बढ़ गए हो जो एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स को देने हैं. तो ये सब बड़े सारे फैक्टर्स है विच कैन अफेक्ट राइज इन प्राइजेज ऑफ अ कमोडिटी इन द इकोनॉमी. तो नेक्स्ट चैप्टर इज इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा. प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए. नेक्स्ट इज इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. इन्यूमरेशन का मतलब है, देखो ये अलग अलग तरीके हैं स्टैट्स को कलेक्ट करने के लिए. हम स्टैट्स को कलेक्ट करने के लिए इन्यूमरेशन भी फॉलो कर सकते हैं, या एस्टिमेशन से भी कलेक्ट कर सकते हैं. इन्यूमरेशन मीन्स एक्चुअल काउंटिंग. जब हम एक्चुअल काउंटिंग कर रहे हैं कि से 40 स्टूडेंट्स है इस क्लास में प्रेजेंट आज, तो ये हो गया इन्यूमरेशन, एक्चुअल काउंटिंग ऑफ हेड्स. और एस्टिमेशन होता है जब देखो जब 40 स्टूडेंट्स थे अगर क्लास में, तो ये तो एक लिमिटेड फील्ड था. ठीक है, लिमिटेड फील्ड में तो हम एक्चुअल काउंटिंग कर सकते हैं इजली. बट जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी जो है हमारा बहुत वास्ट हो, तब एस्टिमेशन हम करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट करा कि 60,000 पीपल मैच देखने के लिए स्टेडियम में प्रेजेंट थे. 60,000 पीपल. ठीक है, एक न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट करा. ठीक है, तो उसने एस्टिमेट करा है अराउंड. ठीक है, या फिर अगर मैंने बोला कि एक रैली देखने के लिए 1 लाख पीपल ने रैली अटेंड करी थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने रैली ऑर्गेनाइज करी उसको 1 लाख पीपल ने अटेंड किया, तो अराउंड आई विल से ना, तो दैट इज एस्टिमेशन. तो स्टैट्स
कैन बी कलेक्टेड ईदर बाय इन्यूमरेशन और एस्टिमेशन। दोनों का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी कम टू नेक्स्ट फैक्टर दैट इज रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। मीन्स हमने पढ़ा कि हम एस्टिमेशन से भी जो है एस्टिमेशन से भी कलेक्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को। अब जब हम एस्टिमेशन से कलेक्ट करें तो हमारा एस्टिमेशन थोड़ा बहुत सही होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही हम गलत एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैटिस्टिक्स का क्या है से आगे कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ आउट करने हैं, उनको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करके उनसे कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ आउट करने हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो हमने कलेक्ट करे वो बिल्कुल सही होने चाहिए, दे शुड बी एक्यूरेट। अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टेटिस्टिकल डेटा, ठीक है। अब अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ देयर, तो एक्यूरेसी हो सकता है थोड़ी कम हो, ठीक है, एक्यूरेसी कम हो सकती है। तो या फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में नॉट बी पॉसिबल। तो जब हम एस्टिमेट करें तो एस्टिमेशन हमारी थोड़ी बहुत करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ एक्यूरेसी कैन कॉज मिसलीडिंग कंक्लूजन्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि जो है 1 लाख पीपल ने रैली अटेंड करी थी प्राइम मिनिस्टर की, अराउंड 1 लाख पीपल ने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि हमें लैक्स में ही बात करनी है। हमें इस चीज़ में हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ 500 पीपल ने अटेंड करी थी, तो हमें थोड़ा एक्यूरेट होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, एक और एग्जांपल इसका कि अगर मैं से क्लास में, तो वैसे हम जो है एक्चुअल काउंटिंग ऑफ हेड्स करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि क्लास में जो है 3 लाख पीपल प्रेजेंट थे, तो थोड़ा हमें एक्यूरेट होना पड़ता है। देन स्टैट्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक प्लान्ड वे में स्टेटिस्टिकल डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कॉन्क्लूजन्स हम ड्रॉ आउट नहीं कर सकते। एक हैफज़ार्ड करेंगे तो हमें कोई कंक्लूजन उससे निकलेगा ही नहीं, या मिसलीडिंग कंक्लूजन निकलेगा, जिससे रिलायबिलिटी जो है डेटा की वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट कर जाएगी। तो डेटा विल नॉट बी रिलायबल इन दैट केस, ठीक है। रिलायबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें से मिसिंग हो जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक मैनर में ही हमें काम करना है, एक प्लान्ड वे में हमें काम करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, तो इनकम पूछने से पहले आई शुड आस्क वेदर यू आर अर्निंग और नॉट, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक मैनर में हमें चलना पड़ेगा। या एक और एग्जांपल ले लो, मैंने अगर कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करे, ठीक है, सम स्टूडेंट्स वर देयर, आई कलेक्टेड देयर मार्क्स, देयर वर सम स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, आई कलेक्टेड देयर मार्क्स। तो अगर मैंने मार्क्स के साथ यही नहीं पूरा पूछा उनसे, या यही पूरा कलेक्ट नहीं करा कि वो किस सब्जेक्ट के मेरे को मार्क्स बता रहे हैं, किस एग्ज़ाम के मार्क्स बता रहे हैं, से यूनिट टेस्ट 1 के बता रहे हैं, या मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बता रहे हैं, या एनुअल एग्ज़ाम्स के बता रहे हैं मार्क्स, किस सब्जेक्ट के मार्क्स बता रहे हैं, किस क्लास में वो बच्चे हैं। तो अगर मैंने यही सब नहीं पूछा, सिर्फ नॉर्मली मार्क्स कलेक्ट कर लिए, मैंने लिखा यहाँ पे नेम और यहाँ पे मार्क्स, तो एक सिस्टमैटिक मैनर में जब हमारा डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो हम उसे इस केस में कोई कंक्लूजन ड्रॉ आउट ही नहीं कर सकते ना, तो ये हमारा पूरा वेस्ट हो गया। नेक्स्ट इज प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। हम स्टैट्स को सिर्फ एक प्री डिटर्मिन्ड पर्पस या ऑब्जेक्टिव से ही जो है कलेक्ट करते हैं। हम कोई एक डेफिनेट, एक वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए हमारा डेटा कलेक्ट करने का। अगर हम कोई डेफिनेट ऑब्जेक्टिव से नहीं कलेक्ट करेंगे तो वो हमारा स्टैट्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर एक टीचर बच्चों के मार्क्स, एक टीचर बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, से नेम, ठीक है, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर कलेक्ट करा, और से मार्क्स कलेक्ट करे किसी एक सब्जेक्ट के, ठीक है। तो जब टीचर ने ये सब कलेक्ट करा तो एक ऑब्जेक्टिव है उसके पास कि ये सब उसने क्यों कलेक्ट करा। अगर टीचर स्टूडेंट्स इसी लिस्ट में जो है स्टूडेंट्स का से फेवरेट एक्ट्रेस ये भी लिखने लगे, या फिर
टीचर और उनसे पूछे कि व्हाट इज़ देयर फेवरेट फूड, तो ये दोनों चीज़ें जो है कोई स्टेटिस्टिकल, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इन दोनों चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना कि हमें ये दोनों चीज़ें क्यों चाहिए, उनका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है, या उनका फेवरेट फूड कौन सा है, या उनकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है। ठीक है, तो ये सब कलेक्ट करने के लिए एक कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और मार्क्स के लिए तो है। एड्रेस और फ़ोन नंबर तो टीचर्स रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट करते हैं स्कूल में, राइट। तो एक प्री डिटर्मिंड पर्पस होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं फार्मर्स का मैंने डेटा कलेक्ट करा, ठीक है, अगर मैंने से स्कूल में एक विलेज के फार्मर्स का जो है डेटा कलेक्ट करा, तो एक प्री डिटर्मिंड मेरा पर्पस होना चाहिए कि मेरे को फार्मर्स से क्या पूछना है। मेरे को फार्मर्स से उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पूछना है कि कितनी लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है उनमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मेरे को पूछना है। ठीक है, या उनकी इनकम मेरे को पूछनी है कि वो कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, या मेरे को पूछना है कि वो कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम क्यों डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। देन प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। हमें जनरली कंपैरिजंस के लिए चाहिए होता है, ठीक है, और कंपैरिजंस हम तभी कर सकते हैं जब डेटा होमोजीनियस हो। होमोजीनियटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ओके, तो होमोजीनियस होना चाहिए हमारा डेटा, ठीक है। होमोजीनियस डेटा का क्या मतलब है? बेस सेम होना चाहिए। बेस ऑफ डेटा, बेस ऑफ डेटा शुड बी सेम। बेस ऑफ डेटा शुड बी सेम, या फिर सेम फिनोमिना, सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। बेसिकली म्यूचुअली रिलेटेड डेटा होना चाहिए। जैसे कि इट विल बी मीनिंगलेस टू कंपेयर द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है और एक सी स्टूडेंट है। ए स्टूडेंट की एज है 10 ईयर्स, बी स्टूडेंट का वेट है से बी स्टूडेंट का वेट है 35 kgs, ठीक है, और सी स्टूडेंट 10 ईयर्स बोला था मैंने, बी और सी स्टूडेंट की जो है हाइट है 150 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैंने बोला कि डी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, डी स्टूडेंट के आउट ऑफ 45 मार्क्स आए हैं एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इनका बेस सेम नहीं है, ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि ए की एज 10 ईयर्स है, बी की एज अगर मैं बोलूँ 20 ईयर्स है, सी की एज अगर मैं बोलूँ कि 15 ईयर्स है, और डी की एज अगर मैं बोलूँ कि जो है 25 ईयर्स है, तब वो डेटा स्टैट्स कहलाएगा। होमोजीनियटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल कंपेयरिंग डेटा। एक और अच्छा, अब आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। दीज आर दी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। सो यही सब मेरे को आज डिस्कस करना था आज की वीडियो में कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में मतलब क्या होता है। इसमें हम स्टैट्स के फीचर्स पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है एक्चुअली, राइट। अब जो है एक तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ओके। इनके आंसर्स आप जल्दी से जो है कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ओके। और जब आप कमेंट करेंगे उसके बाद आई विल टेल यू दी आंसर ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू गिव यू, दीज आर फ्रॉम ID मंगला बुक, ठीक है। ID मंगला बुक है मेरे पास, और क्वेश्चन है C6 क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको बताना है कि स्टैट्स के एग्जाम्पल है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका,
राजेश इज़ 40 years old। क्या ये स्टैट्स है या नहीं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, तो आई विल टेल यू दी आंसर नाउ। इसका आंसर है कि नो, इट इज़ नॉट स्टैट्स, क्योंकि कंपेरेबल नहीं है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का फीचर मिसिंग है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट स्टैट्स। सेकेंड क्वेश्चन, Anshika is older than Parth by 6 years. Anshika is older than Parth by 6 years. अंशिका इज ओल्डर देन पार्थ बाय 6 years। क्या ये स्टैट्स है? येस और नो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सो आंसर इज येस, ये स्टैट्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि बाय 6 years, अगर सिर्फ इतना होता अंशिका इज ओल्डर देन पार्थ, तब वो स्टैट्स नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पे लिखा है अंशिका इज ओल्डर देन पार्थ बाय 6 years, तब ये स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल हो जाता है। देन अगर मैंने आपको बोला कि क्योंकि देखो इसमें जो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड भी है, कंपेरेबल भी है और होमोजिनिटी ऑफ डेटा भी है। देन थर्ड इज साक्षी सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। थर्ड है साक्षी सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। साक्षी सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ये स्टैट्स का एग्जाम्पल है या नहीं। सो आंसर इज नो, ये स्टैट्स का एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज ना ये ना कंपेरेबल है। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स वाला फीचर मिसिंग है ना, तो साक्षी सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्स। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है महेश सिक्योर्ड 50%, सुरेश 60% एंड रमेश सिक्योर्ड 40% मार्क्स इन स्टैट्स। Mahesh secured 50%, Suresh 60% and Ramesh secured 40% marks in stats। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सो द आंसर इज येस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्स, बिकॉज ये कंपेरेबल भी है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्टैट्स के वो इसमें है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स होने के लिए वो इसमें है। देन कम टू फिफ्थ पॉइंट, महेश इज मोर इंटेलिजेंट दैन रमेश। महेश इज मोर इंटेलिजेंट दैन रमेश, ये स्टैट्स है या नहीं? सो आंसर इज नो, बिकॉज ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट स्टैट्स नहीं होता। देन कम टू सिक्स पॉइंट, मोहन सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन मैथ्स and Sohan secured 70% marks in economics. Mohan secured 60% marks in maths and Sohan secured 70% marks in economics। क्या ये स्टैट्स है? येस और नो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आंसर इज़ नो, ये स्टैट्स नहीं है, बिकॉज ये कंपेरेबल नहीं है ना, होमोजीनियस नहीं है डेटा। हमने क्या बोलता 60% मार्क्स इन मैथ्स एंड 70% इन इकोनॉमिक्स। मैथ्स और इकोनॉमिक्स के मार्क्स हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स के मार्क्स आर नॉट कंपेयरेबल। ठीक है, तो ये कंपेरेबल नहीं है, होमोजिनिटी नहीं है डेटा में। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दी फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बाय बाय।